Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure, BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आप इस लर्निंग की जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। इस जर्नी में पॉज लगाते हुए एज आपका पेपर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो मैंने सोचा कि ये सीरीज हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। पहले थियोरी पेपर अक्टूबर नवंबर 2024 में जो आया था उसका एक सिंपल सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आप पेपर लिखते वक्त कौन कौन से पॉइंट कवर करो, पेपर के अंदर आंसर लिखते वक्त क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिनकी वजह से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी शुड डायरेक्टली रीच टू आवर पेपर। ये पुराना पेपर है अक्टूबर नवंबर 2024 का, राइट। तो ये पेपर आपको इजीली यूनिवर्सिटी के साइट पे या तो लिंक जो मैंने आपके साथ शेयर की है जिसमें पेपर्स हैं, आपके क्लासरूम में ये लिंक होगी, हर सब्जेक्ट के पेपर्स आपको मिल जाएंगे सेम 1 से लेके सेम 6 तक। आपको सेम 3 का पेपर लेना है, सारे ओल्ड पेपर्स आपके रेफरेंस के लिए ईज रहे, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस पेपर में हम सीधे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका बहुत सिंपल फंडा है, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस करूं तो मैं एमसीक्यूज बहुत इजीली अपीयर कर सकता हूं, राइट। तो देखो इस पेपर में एक क्वेश्चन सीधे 4 मार्क्स का आया हुआ है, जो है क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर नंबर 2, राइट, आपको वहां पे दोनों ही कॉन्सेप्ट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एल्स अगर आपने वहां नहीं देखा हुआ है तो आप यहां से कंपैरेटिव स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है या क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकसेस ऑन बोथ डेटा एंड फंक्शन। आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोर फोकस है वो डेटा के ऊपर होता है, एट द सेम टाइम फंक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट डेटा हैज मोर प्रायोरिटी। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारा का सारा फोकस फंक्शंस यानी प्रोसीजर पे होता है। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो आप एक बार अपने आप को क्रॉस चेक करो। पूरे सेमेस्टर में हमने जो भी बात की है हमने डेटा की बात की है, करंट सेम में, राइट। एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करना, उसकी सैलरी कैलकुलेट करना, हमने इन सब के बारे में बात की। यानी एट द डे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा इटसेल्फ, एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट्स, बॉक्स, इस तरह के एग्जांपल दे देते थे, मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात करते थे। लेकिन जब मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था, यानी जब मैं सी लैंग्वेज पढ़ रहा था, तब मैंने पढ़ा था क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम, रिवर्स, राइट, पैटर्न। तो एट दैट टाइम वी वर फोकसिंग ऑन प्रोसीजर्स, करेंटली वी आर फोकसिंग ऑन डेटा। डेटा सेंटर्ड अप्रोच है प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शन सेंटर्ड अप्रोच है। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस ऑफ द क्लास भी कहा जाता है। मतलब एक अगर मुझे प्रोग्राम बड़ा है, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको डिवाइड करता हूं। जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन के थ्रू यही काम करते थे। डेटा हिडन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए। जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा ग्लोबली रोटेट हो रहा होता है, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसको किसी भी सब फंक्शन में डायरेक्ट पास कर सकते हो या डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म हाई और इनहेरिटेंस हाईली अचीव किए जा सकते हैं, लिमिटेड फंक्शन का ही रीयूज किया जा सकता है। डेटा ज्यादा सिक्योर है, एब्स्ट्रैक्शन अवेलेबल है, लेस सिक्योर है, और एक्सप्रेस टू ऑल फंक्शन है, सारे फंक्शन उसे एक्सेस कर सकते हैं। C++ इज एन एग्जाम्पल, सी इज एन एग्जाम्पल। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें फंक्शन, वेरिएबल, स्ट्रक्चर यही देखने को मिलता है, राइट। लास्ट में आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो क्लास और वॉइड स्टूडेंट डिटेल्स का। इस तरह से आप पहले क्वेश्चन के 4 मार्क्स अचीव कर सकते हो। था ना इजी? वीडियो 2 देखोगे तो आपको उसमें एक एक चीज डिटेल में समझाई हुई मिलेगी। इवन आप उस वीडियो के पॉइंट्स भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। देखो पहली एक चीज समझ लो फ्रेंड्स, अगर ए का और ए बोला है तो आपको दोनों ए में से कोई एक लिखना है, राइट।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां से ए वाला आंसर लिखो, राइट, और फिर बी की जगह ये वाला आंसर लिख दो, नहीं चलेगा, दोनों ए एक दूसरे के ऑप्शन में है। अब अगर आपने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं लिखा है, आपको डिफिकल्टी फील हो रही है या आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव उस टाइम के पेपर में मिला था कि आप क्लास और ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अगर आप इस आंसर को वीडियो लेक्चर्स में सर्च कर रहे हो तो वीडियो का लेक्चर नंबर 3, अगर आप बालागुरु स्वामी नाम की बुक रेफर कर रहे हो तो पेज नंबर 89। अदरवाइज आप यहां से भी अपना आंसर कलेक्ट कर सकते हो, यहां से भी कुछ पॉइंट्स लेके जा सकते हो। आज आप एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्लास की डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट। बेसिकली एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, किसके लिए? फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइंस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, मेथड्स। ऐसा बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी और उसकी बिहेवियर, ये दोनों चीजें ये बताती है, राइट। क्लास बेसिकली कलेक्शन है किसका? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का। इट डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी अंटिल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक ये मेमोरी क्रिएट नहीं करती है। अब देखो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स नहीं लिखा है, लेकिन सिंटेक्स आप खुद से लिख सकते हो। क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट, देन डेटा मेंबर्स, देन मेंबर फंक्शंस। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं करोगे तो जो भी आपका डेटा मेंबर होगा या मेंबर फंक्शन होगा उसका बिहेवियर प्राइवेट हो जाएगा, राइट। सिंटेक्स लिख दिया, उसके बाद आपको एग्जांपल लिख देना है, आपके 2 मार्क्स। सेकेंड टॉपिक दैट इज उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए फिर आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंस्टेंस ऑफ द क्लास है, राइट, या फिर आप बोल सकते हो वेरिएबल ऑफ द क्लास टाइप है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेमोरी इज एलोकेटेड। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। एंड इट कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास। इसकी मदद से, इस ऑब्जेक्ट की मदद से उस क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है उनके डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट बेसिकली रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इंडिकेट करता है, जैसे स्टूडेंट, कार, एम्प्लॉय, एटसेट्रा। क्लियर? अब इसके बाद सिंटेक्स लिखेंगे, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, या फिर क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास कंस्ट्रक्टर। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो, स्टूडेंट S1, ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, और दूसरा डायनामिक वे है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, दैट इज इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? तो आपको आपके अकॉर्डिंग 2 में से जो इजी लगे वो लिख सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, जब आप क्लास और ऑब्जेक्ट अलग अलग बता लो तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देना जिसमें ऑब्जेक्ट की मदद से आप किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करो। भले एक सिंपल शो नाम का फंक्शन बना के डिस्प्ले करा लेना, बट यू मस्ट डू दैट, राइट। क्लियर हुआ? अगर ये 2 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो आप इजीली 4 मार्क्स यहां से ऑब्टेन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इनहेरिटेंस? एक्सप्लेन इन डिटेल। अगर आप लेक्चर सीरीज की बात करोगे तो वीडियो लेक्चर नंबर 11 यानी मेरे वीडियोस में 11th वीडियो देखोगे तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। अदरवाइज आप बालागुरु स्वामी प्रेफर कर रहे हो तो पेज नंबर 180 फॉलो कर सकते हो। डोंट पैनिक, वी हैव द आंसर फॉर हियर ऑल्सो। इनहेरिटेंस क्या है? तो बेसिकली इनहेरिटेंस एक मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इज द प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द अनदर क्लास। एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इनहेरिट कर सके, एक्वायर कर सके, इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, एक क्लास का यूज करके दूसरा क्लास क्रिएट करना, राइट। तो जिस क्लास को यूज किया है वो बेस क्लास, और जो नई क्लास क्रिएट हुई है वो डिराइव क्लास, राइट। ये किसको प्रमोट करता है? कोड रियूजेबिलिटी को, राइट, and helps in creating relationship between classes. The base class contains common data. जो base class है वो दोनों ही derived class और base class के लिए common class या common data hold करेगी। The derived class, जो derived class है वो inherit करती है features किसकी? अपने parent class की, और उसके अलावा अपने खुद के members add कर सकती है। For example, आपके डैड को आपकी रीजनल लैंग्वेज जो आपके घर पे बोली जाती है वो आती है, राइट, तो वो आपको भी आती है, वो कॉमन इनहेरिटेंस में मिली है।
बट एट द सेम टाइम आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है, राइट? तो आपने क्या किया, आपने एक नई लैंग्वेज ऐड की, एक नया फीचर अपने में ऐड किया, राइट? इसके बाद हम लिखेंगे सिंटैक्स, दैट इज क्लास, डिराइव क्लास, कॉलन, एक्सेस स्पेसिफायर, बेस क्लास, कर्ली ब्रैकेट, और जो भी मेंबर्स आपको डिफाइन करने हैं डिफाइन करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। क्लियर हुआ? फिर एग्जांपल लिख देंगे। एग्जांपल में क्लास पर्सन, आप अपने हिसाब से एग्जांपल बना सकते हो, यहां पे पर्सन और स्टूडेंट का एक एग्जांपल बना है। इतना करने के बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस लिख दीजिए, राइट? कितने इनहेरिटेंस के टाइप्स है? 5, सिंपल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हिरार्चिकल एंड हाइब्रिड। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंगल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम लिख दें तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब किसी को इनहेरिटेंस डिफिकल्ट लग रहा है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर सकता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर। कहां मिलेगा? अगर आप लेक्चर सीरीज में चेक करना चाहते हो तो लेक्चर वीडियो सीरीज में 4th एंड 5th, अगर आप बालागुरु स्वामी रीड कर रहे हो तो पेज नंबर 130 एंड 131, यहां पे आपको कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी। ना व्हाट एक्चुअली कंस्ट्रक्टर इज, तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर की सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एक स्पेशल फंक्शन है, राइट? जो ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। इसका नाम, क्लास का नाम सेम होता है। चेक करो, a constructor is a special member function of a class that is automatically called when an object is created। जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका मेन पर्पस होता है डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना। जितने भी क्लास के अंदर डेटा मेंबर है उनको इनिशियलाइज कर देना, ये इसका बेसिक रूल है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वाइड। इसके बाद इसका सिंटैक्स लिखेंगे। सिंटैक्स क्या है? क्लास नेम, बट ऑब्वियस है ना, क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम होगा। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इनिशियलाइज स्टेटमेंट्स। क्लियर हुआ? उसके बाद आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लास स्टूडेंट, रोल नंबर। अब देखो, रोल नंबर को मैंने 1 इनिशियलाइज करा दिया है, स्टूडेंट, आर नंबर इक्वल टू 1। अब फ्रेंड्स, अगर आप पेपर को देखोगे तो इसके साथ पैरेलली पूछ लिया एक्सप्लेन कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाउ व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करूं ताकि वो किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट को असाइन कर सके, तो मैं बोलूंगा मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। इट कॉपीज द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसका सिंटैक्स आपके पास सामने है और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स, एक बात बताता हूं, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को समझाने से पहले मैंने आपको डैंगलिंग पॉइंटर और मेमोरी लीक समझाया था। बिना भूले समझा देना, राइट? और यहां पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल लिखना जिसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर और सिंपल कंस्ट्रक्टर दोनों यूज हो रहे हो और दोनों की एक्सेसिबिलिटी भी दिखाना। दैट इज मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको इन्वोक कराना, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना। अब ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है फ्रेंड। अगर आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 लिखोगे तो भी कॉपी हो जाएगा, और आप कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट 2 पास करोगे तो भी वर्क करेगा। डीप कॉपी, शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखोगे तो पॉसिबली यू विल गेट गुड मार्क्स। एक्सप्लेन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। नाउ अगर आप देखो तो हमने क्वेश्चन 2 का पार्ट पूरा खत्म कर दिया लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपके पास 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस अटेंड करने के चॉइसेस थे। आप चाहो तो क्लास कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे, प्रोसीजर ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपेयर कर सकते थे, इनहेरिटेंस के अल्टरनेट में कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकते थे। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन है, राइट? तो इनको सिर्फ रिवीजन के लिए यूज करो, इस पे डिपेंड होके नहीं आना है, राइट? एक्सप्लेन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। किसकी बात कर रहे हैं? ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। क्या है ये? पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स। याद आ रहा है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो सीधे सीधे आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो यहां पे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की बात की, राइट? मैं ऐसा चाहूंगा कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी लिखो। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? इज अ फीचर इन C++ where 2 or more function have the same name but different parameters।
दो फंक्शंस का नाम सेम है, मतलब मैंने दो बार ऐड नाम का फंक्शन बना लिया, बट दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग है। एक बार मैंने दो पैरामीटर यूज किया, दूसरी बार तीन यूज कर लिया, राइट। बेसिकली ये कंपाइल टाइम पे सॉल्व होता है। सिंटेक्स आप सिंपली लिख सकते हो, क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट, देन रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, राउंड ब्रैकेट में नो पैरामीटर, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर दूसरा सेम बनाओ और वहां पे राउंड ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो। सिंटेक्स जनरेट हो गया हमसे। अब उसके बाद एग्जाम्पल, नाउ यू कैन राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। अब जैसे ही आप ओवरलोडिंग खत्म करोगे, आप बढ़ सकते हो किसकी तरफ, फंक्शन ओवरराइडिंग की तरफ। उसका डेफिनेशन लिख दो, व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में बेसिकली ये तो काम हम इनहेरिटेंस में करते हैं, बट दोनों क्लास में एक ही नाम का फंक्शन होता है, राइट। फंक्शन का नाम सेम होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होंगे। इट ऑल्सो a derived class to provide own specific implementation of the base class function। यानी बेस क्लास में जो मेथड बना है उसी का सेम आप सेम डिराइव क्लास में भी बना दे रहे हो, राइट। इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। जब दो फंक्शंस का नाम सेम हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम हो और रिटर्न टाइप भी सेम हो, राइट। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग कब यूज होता है, रन टाइम पे। सिंटैक्स अभी मैंने डिस्कस किया, आप क्लास नेम, क्लास बेस क्लास नेम और वहां पे एक फंक्शन बना लो डिस्प्ले नाम का, या वर्ड फंक्शन बना दो, और फिर उसी का एग्जाम्पल। देखो सिंटैक्स एग्जाम्पल साथ साथ में दिए हैं, आप सिंटैक्स यहीं से कॉपी करके क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, वॉइड फंक्शन नेम, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट और मैसेज। सिमिलर डिराइव क्लास में भी आप कर सकते हो। अगर आप वीडियो सीरीज की बात कर रहे हो तो ओवरलोडिंग का एग्जांपल आपको मिल जाएगा, ओवरराइडिंग अभी तक हमने अपलोड नहीं किया है। लेक्चर नंबर 17-18 आपको फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिखाएंगे। एट द सेम टाइम आप बुक में बालागुरु स्वामी में पेज नंबर 153 फॉलो कर सकते हो, वहां से आपको ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट्स मिलना शुरू होंगे। ओवरलोडिंग के बाद आपको ओवरराइडिंग भी वहीं पे मिल जाएगा। क्लियर हुआ? 4 ही मार्क्स मिलना है फ्रेंड, इसलिए एग्जाम्पल्स लिखना मत भूलना, राइट। क्वेश्चन 3 में अनदर क्वेश्चन ए में ही है, मतलब अगर आपको ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये वाला टॉपिक लिख सकते हो, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इन्होंने एग्जाम्पल बोल दिया है तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, राइट। अगर आप बालागुरु स्वामी फॉलो कर रहे हो तो पेज नंबर 113। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात समझो, इसको याद रखना बहुत आसान है। आपके घर पे जब आपका बेस्ट फ्रेंड आता है तो क्या वो किसी भी सामान को लेने के लिए आपसे परमिशन मांगता है? आंसर इज नो। इसी तरह से जब भी आप किसी क्लास के अंदर कोई फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर देते हो, राइट, तो उस क्लास के सभी प्राइवेट डेटास को, दैट इज प्राइवेट वेरिएबल्स को या प्राइवेट फंक्शंस को ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये की पॉइंट है, ये याद रखना, राइट। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स आपको यह भी ध्यान रखना है कि फ्रेंड फंक्शन कभी भी मेंबर ऑफ द क्लास नहीं होता, राइट। चलो इसके आंसर कैसे लिखेंगे, ये रहा। अ फ्रेंड फंक्शन इज अ स्पेशल फंक्शन इन C++ that is not a member of a class but is allowed to access the private and protected members of that class। देखो पब्लिक नहीं लिखा है बिकॉज पब्लिक हर कोई एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर देते हो तो वो फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास विद द कीवर्ड फ्रेंड। क्लास के अंदर फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। इट इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास बट कैन एक्सेस क्लास डेटा डायरेक्टली। क्लास के बाहर डिक्लेयर किया जाना है बट क्लास के मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इट हेल्प्स व्हेन 2 और मोर क्लासेस नीड टू शेयर प्राइवेट डेटा। जब 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस को प्राइवेट डेटा शेयर करना होता है तब इसका यूज किया जाता है। सिंटेक्स क्लास नेम, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, और उसके बाद आप ये वाला एग्जांपल लिख दो, काम खत्म। क्लियर हुआ? देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे इंटीजर विड्थ प्राइवेट डिक्लेयर किया है। अगर आप इनिशियल में जब हमने वीडियोस स्टार्ट किए थे, आई थिंक सो 5th-6th वीडियो देखोगे तो इसी टाइप का एग्जांपल आपको मिलेगा, लेकिन उसमें आपको मिलेगा कि हम बिना फ्रेंड के कर रहे थे तो हमें इंटीजर विड्थ डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा था क्योंकि क्लास के बाहर इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, राइट। एक सीक्रेट हिंट देता हूं, जब भी आप
फ्रेंड फंक्शन यूज करो तो एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर लो, तो आपके लिए चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। सिक्योर हो गए 4 मार्क्स। देखो कितना इजी है। क्वेश्चन 2 8 मार्क्स, क्वेश्चन 3 में हमने 4 मार्क्स होल्ड किए हैं। अब हम अगर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन स्टैक विथ इट्स ऑपरेशन। आपको स्टैक समझाना है और उसके ऑपरेशन समझाना है। नाउ बेसिकली स्टैक है क्या? तो स्टैक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट? स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करता है? लीफो ऑर्डर फॉलो करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। याद करो, इसके लिए मैंने क्लास में आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसके अंदर बीरबल द स्मार्ट पर्सन, सॉरी तेनाली द रामा द स्टार्ट पर्सन, स्मार्ट पर्सन बार बार पुश पॉप ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर रहे थे। याद आ रहा है, राइट? तो आपको ऐसा पूछा गया है कि उसके ऑपरेशंस, स्टैक के ऑपरेशंस बताने हैं। तो सबसे पहले स्टैक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया हमने। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीफो मेथड फॉलो करता है। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो पहले रिमूव होगा। इट मींस दैट इंसर्शन एंड डिलीशन टेक वन प्लेस। इंसर्ट डिलीट दोनों एक ही प्लेस पे होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, राइट? एलिमेंट्स जो स्टैक में अरेंज हुए हैं वो पाइल ऑफ प्लेट्स की तरफ। अब एक याद करो, क्लास में मैंने टावर ऑफ हनोई का भी एग्जांपल कराया था जिसमें 3 पिलर्स थे और पहले पिलर में 3 डिस्क थे और हम उसको स्वैप करा रहे थे। याद आया कुछ? अब जब आपने स्टैक की डेफिनेशन लिख दी है तो आपको स्टैक के ऑपरेशंस लिस्ट आउट करने हैं। कौन कौन से ऑपरेशन है? पुश, पॉप, पिप। फ्रेंड्स वेरी सिंपल। पुश इज यूज्ड टू इंसर्ट द डेटा, पॉप इज यूज्ड टू डिलीट द डेटा एंड पीप इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टॉप ऑफ स्टैक। 3 लाइन लिख दी आपने। पुश का एल्गोरिथम, पॉप का एल्गोरिथम और पीप का एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करो कि एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद आप मैंडेटरी ये तीनों एल्गोरिथम्स लिखो। जो मैंने यहां पे नहीं रखे हैं आपको खुद से मटेरियल से देख के लिखना है, राइट? और यहां से एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखो मैंने यहां पे स्टैक नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में -1 सेट कर देगा। पुश में अगर टॉप की जो वैल्यू है वो साइज -1 हो जाती है तो स्टैक ओवरफ्लो। एल्स एरे के अंदर इंक्रीमेंट करा के टॉप पे x की वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। सिमिलरली पॉप, दैट इज जब डिलीट करना है तो अगर टॉप -1 है तो स्टैक अंडरफ्लो का मैसेज आ जाएगा। एल्स टॉप माइनस। क्लियर? स्टैक क्लियर? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कितना आसान है। अगर आपने रेगुलर लेक्चर्स क्लास में अटेंड किए हैं तो कॉलेज के सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हैं, राइट? और नहीं तो अगर आपने वीडियो सीरीज को भी ठीक से देखा है तो जितने लेक्चर्स हमने रखे हैं उतने के आंसर्स आप अप्रोप्रिएटली अटेंड कर सकते हो। नाउ अगर आप स्टैक के ऑपरेशंस और स्टैक भूल जाते हो तो आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। किसका? इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का। एक सीक्रेट, काफी बार एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, लिस्ट आउट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो उस टाइम पे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, टावर ऑफ हनोई ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं लिस्ट करने के लिए, राइट? फिलहाल तो हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो ये रहा आपका एल्गोरिथम। हालांकि मैंने आपको बुक में भी दिया है। सबसे पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखो। ऑपरेटर्स आर रिटर्न बिटवीन, दैट इज a प्लस बी। पोस्टफिक्स ए बी प्लस। इनफिक्स क्या है, पोस्टफिक्स क्या है, समझा लिया। To convert the infix to postfix, we use to temporarily hold operators. stack का यूज करेंगे ताकि हम टेम्पररी ऑपरेटर्स को होल्ड कर सके और प्रेसिडेंस मेंटेन कर सकें। और उसके बाद ये रहा आपका एल्गोरिथम। सबसे पहले इनिशियलाइज एम्प्टी स्टैक फॉर ऑपरेटर्स एंड एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर द पोस्टफिक्स। यानी पोस्टफिक्स नाम की कॉलम बनाओ और उसे एम्प्टी स्टैक प्रोवाइड करो। एट द सेम टाइम स्टैक फॉर ऑपरेटर्स मेंटेन करो और उसे भी एम्प्टी रखो। अब स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है लेकिन एक टाइम पे एक सिंबल। अगर वो ऑपरेंड है तो वो सीधे सीधे पोस्टफिक्स में चला जाएगा। अगर वो इस तरह से ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसे स्टैक में रख देंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो अब पहली बार जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं तब तक पॉप करता जाऊंगा जब तक मुझे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए एज्यूम करूं
कि ये मेरा ऑपरेटर था, दैट इज ओपनिंग के बाद प्लस माइनस डिवाइड एंड कैरेट था और क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो पहले कैरेट बाहर जाएगा, फिर डिवाइड जाएगा, फिर माइनस जाएगा, फिर प्लस जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मुझे ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? आफ्टर स्कैनिंग द एक्सप्रेशन पॉप ऑल रिमेनिंग फ्रॉम द स्टैक, एड देम टू द पोस्टफिक्स। जो पॉप हो रहे हैं उनको वहां पे पुट करते जाओ। इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ऑपरेटर्स पे जाओगे तो आपको ऑपरेटर्स को उनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग कंपेयर कराना पड़ता है। While the stack is not empty, at the top of the stack has higher or equal precedence, pop from the stack and add to the postfix। यानी जो अगला ऑपरेटर आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस को कंपेयर करो और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करो। क्लियर हुआ? तो होप आपको ये समझ में आया। ऐसा ही स्टैक का अल्गोरिथम मैंने ऑलरेडी आपके क्लासरूम में रखा हुआ है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। क्लियर विद दिस? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन सिंपल क्यू। नाउ सिंपल क्यू अगर आप देखो तो स्टैक के बाद सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर लीनियर टाइप का, राइट? अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फीफो ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके लिए भी मैंने एक वंडरलैंड की स्टोरी सुनाई थी आपको, राइट? जहां पे पर्सन लाइन में खड़े होते थे आइसक्रीम लेने के लिए। याद आ रहा है ऐसा कुछ? चलो कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो एक बार रिकॉल करना नोट्स प्रीवियस, तो आपको मिल जाएगा। क्यों एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल चलता है, यानी जो पर्सन पहले आया है सर्विस उसको पहले मिलेगी, राइट? द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट इज द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ है वो पहले रिमूव होगा। आप इसको याद रखने के लिए ये भी याद कर सकते हो कि लाइट बिल पे करने के लिए आप लाइन में खड़े हो, तो अगर आपके आगे कोई जा रहा है तो आप उसे जाने नहीं दोगे, बोलोगे जो पहले आया है वो बिल पहले भरेगा। अब क्यू के दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट का यूज डेटा डिलीट करने के लिए और रियर का यूज डेटा इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके ऑपरेशंस में हमें इंसर्ट और डिलीट दो ही ऑपरेशन समझाने हैं। क्लियर? मेरा सजेशन है कि आप एनक्यू डीक्यू के अल्गोरिथम्स पढ़ लो। इंसर्ट डिलीट इन दोनों के अल्गोरिथम्स आपके पास होने चाहिए, एंड एट द एंड आपको एग्जाम में ऐसा एक एग्जाम्पल लिख देना है, यू कैन गेट मार्क्स। क्लियर हुआ? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन सर्कुलर क्यू विद इट्स फंक्शन। अब सर्कुलर क्यू क्या है? अगर मैं रियर लास्ट पहुंच चुका हूं और फ्रंट -1 पे नहीं है या 0 पे नहीं है, तो मैं रियर को वापस फर्स्ट की जगह पे ला दूं, दैट इज 0 इनिशियलाइज कर दूं, इसी को सर्कुलर क्यू कहते हैं, राइट? A circular queue is improved version of simple queue in which the last position is connected back to the first position। लास्ट वाली जो पोजीशन है उसे वापस फर्स्ट से कनेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा करते क्यों है वो भी समझ लो। आप रियर से लास्ट पे पहुंच चुके हो, यानी आपने एरे की साइज बनाई थी 5 और आप ऑलरेडी रियर इंसर्ट करते वक्त 5 पे चले गए हो। फिर आपने दो डेटा डिलीट किया, लेकिन अगर हम सिंपल क्यू में हैं और मैं अभी डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैसेज आएगा क्यू इज फुल, बिकॉज फ्रंट के पीछे जो दो फ्री मेमोरीज हैं वो हमें एक्सेस नहीं है। तो इसीलिए हम रियर को वापस से फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं ताकि हम बाकी के दोनों पोजीशन में वापस डेटा इंसर्ट कर सके। इतनी ही कहानी है सर्कुलर क्यू की। बट ऑब्वियस है ये भी फीफो ऑर्डर फॉलो करता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करता है। इट हैज 2 पॉइंटर्स, इसके भी 2 पॉइंटर्स हैं, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट पॉइंट्स आउट द फर्स्ट एलिमेंट, रियर पॉइंट्स आउट द लास्ट एलिमेंट। क्यू के अंदर पहला एलिमेंट फर्स्ट पॉइंट आउट करता है, लास्ट एलिमेंट रियर पॉइंट आउट करता है। इसके भी इंसर्ट और डिलीट के एल्गोरिथम्स हैं, वो आप याद कर लेना और वही लिखना, राइट? और उसके बाद ऐसे एक एग्जाम्पल लिख देना। See, that easy what was it to pass this exam? ये 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हम अपेयर कर सकते हैं अगर हमें इतना आता है तो, है ना? अब यही पढ़ के आना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक पेपर लिखने का तरीका समझ में आए, कितने पॉइंट्स 4 मार्क्स के वेटेज के लिए लिखने चाहिए ये समझ में आए, इसलिए ये पेपर सॉल्व करा रहा हूं। क्लियर विद दिस? चलो अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास आर। अभी पेपर डिस्कस करते वक्त हमने देखा कि अगर हम क्लास के मेंबर्स को कोई भी डेटा टाइप, कोई भी एक्सेस स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताते हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा?
प्राइवेट जैसा, किसके जैसा बिहेवियर होगा? प्राइवेट जैसा, राइट? व्हाट कुड बी द बिहेवियर? प्राइवेट. द करेक्ट आंसर इज प्राइवेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द क्लास? कौन इनमें से क्लास का मेंबर नहीं है? अभी पढ़ा आपने कि फ्रेंड किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है. इसलिए एमसीक्यू पे ना फोकस करके लॉन्ग आंसर्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करो, उनमें डीप डाइव लेने की कोशिश करो, तो आपके लिए चीजें एकदम आसान हो जाएगी. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड? ओवरलोडिंग वाला वीडियो जिसने देखा है उसको पता है कि हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते, राइट? नाउ अगर इस वाले आंसर की बात करें हम, किसकी? द पोस्ट फिक्स फ्रॉम ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी डिवाइड बाई डी, क्या आएगा आंसर? इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? एल्गोरिथम के पास. कौन से एल्गोरिथम के पास? चेक करो, ऐसा कोई एल्गोरिथम हमने पढ़ा है क्या? अभी इनफिक्स टू प्रीफिक्स का एल्गोरिथम आपने पढ़ा था. एक बार इस एल्गोरिथम पे एक नजर डालो तो चीजें आपके लिए एकदम इजी हो जाएंगी, राइट? अब कितनी इजी होंगी वो भी देख लेते हैं. देख लिया आपने एल्गोरिथम? चलो यहां पे आ जाओ. अब मुझे बताओ, इस केस में यानी इस एग्जाम्पल के केस में अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो ए कहां जाएगा? ए सीधे सीधे चला जाएगा पोस्ट फिक्स में. याद आ रहा है? ए कहां चला जाएगा? पोस्ट फिक्स में चला जाएगा. देन मल्टीप्लाई स्टैक में, ऑपरेटर वाले में. देन बी बाहर चला जाएगा, दैट इज पोस्ट फिक्स में. अब चेक करो तो ये वाला आंसर गलत हो गया, ये वाला भी आंसर गलत हो गया, यानी पॉसिबली या तो ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट स्टेप बढ़ो, क्या आ रहा है? प्लस कहां जाएगा? मल्टीप्लाई के पास. ऑपरेटर है ना, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हायर है प्लस से, मल्टीप्लाई पॉप हो जाएगा और प्लस ऑपरेटर स्टॉप करेगा कहां? स्टैक में. तो ए बी मल्टीप्लाई. देखो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया बट यहीं से मुझे इसका आंसर मिल गया. तो आप इस तरह से ट्रिक यूज करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन जल्दी अपेयर कर सकते हो. इसीलिए इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम्स आना. हो सकता है अगला क्वेश्चन प्रीफिक्स रिलेटेड हो जाए पेपर में, है ना, मे बी. तो इन दैट केस यू कैन यूज योर माइंड, लेकिन तभी कर पाओगे जब आपने एल्गोरिथम पढ़े होंगे. कौन सा? इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाला, राइट? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो. डिलीशन ऑपरेशन इज डन एट डैश इन अ क्यू. डिलीशन कहां पे परफॉर्म होता है? अभी सिंपल क्यू में पढ़ के तो आए हम कि फ्रंट की मदद से डेटा डिलीट किया जाता है. तो फ्रंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन डिलीट द डेटा, राइट? विच पॉइंटर इज यूज टू इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू सिंपल क्यू. कितना इजी है फ्रेंड्स, इसमें सीधा सीधा रियर इज द करेक्ट आंसर, राइट? व्हाट इज एक्चुअल सिंटेक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस? कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, डिस्ट्रक्टर पढ़ा है. कंस्ट्रक्टर का नाम, डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है किससे? क्लास के नाम से. तो दोनों सेम होते हैं? नहीं, दोनों के बीच डिफरेंस दिखे और आपको समझ में आए इसलिए टिल्ड साइन भी तो यूज होता है. क्लियर हुआ, राइट? सो हियर वी सॉल्व आउट October November 2024's paper. See friends, that easy was the question set. इतनी आसानी से आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर पाए, राइट? आपकी जस्ट एक ओवरव्यू के लिए ये वीडियो था. आपको पता चला होगा किस आंसर में कितने पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए. फ्रेंड्स, मटेरियल जो इसके अंदर से मैं पेपर सॉल्व करा रहा था इसमें मैंने एल्गोरिथम्स नहीं लिखे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि क्लास के नोट्स यूज करके आप एल्गोरिथम्स यूज करो, वहां से एल्गोरिथम्स पिक करके लिखो. एल्गोरिथम्स पढ़ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, राइट? आपको कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी लग रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो इन कमेंट्स. अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो उससे 1 आवर पहले आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. थैंक यू सो मच फ्रेंड. थैंक्स अ लॉट.